नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया वियतनाम रिलेशंस, दूसरा स्कूल हेल्थ सर्विसेज से संबंधित, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट से संबंधित है। आज का एथिक्स का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हाल ही में ना उबर कंपनी की कुछ फाइल्स पब्लिकली लीक हो गई, जिससे पता लगता है कि उन्होंने काफ़ी गलत हथकंडे अपनाए विभिन्न देशों में एक्सपेंशन के लिए। तो इसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एज ए एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा देखो रिसेंट के एग्जाम्पल्स दोगे ना सिर्फ एथिक्स के पेपर में बल्कि दूसरे पेपर्स में भी, ऐसे में भी, उतना ही जो एग्जामिनर है ना ज़्यादा रिलेट कर पाएगा चीज़ों से। वैल्यू एडिशन होता है, मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप रिसेंट के एग्जाम्पल्स से ज़्यादा देते हो। पुराने एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कैंडिडेट ना कोई नोट्स रट के आया है, लेकिन रिसेंट के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट जो है वो अवेयर है उसके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया वियतनाम रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इंडिया और वियतनाम के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए। दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है ना काफ़ी ग्रो कर रही है पिछले कुछ सालों से, जिसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। जैसे देखो, कन्वर्जेंस है काफ़ी सारे डोमेन्स में। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक डोमेन में दोनों का कॉमन दुश्मन कौन है? चाइना। जैसे देखो, चाइना इंडिया का दुश्मन है, इसी वजह से चाइना ने हमारे दुश्मन यानी पाकिस्तान के साथ में अपनी दोस्ती इंक्रीज करके रखी है। आप इंडिया की वियतनाम के साथ दोस्ती कुछ इसी एस्पेक्ट में समझ सकते हो, क्योंकि वियतनाम और चाइना की आपस में नहीं बनती, दोनों की दुश्मनी है। तो इस वजह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कहावत पर आगे चलते हुए इंडिया और वियतनाम के बीच दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई है। आगे आएगा कैसे इंडिया वियतनाम की हेल्प कर रहा है, बट अभी सिर्फ पॉइंट ये है क्यों दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हो रही है। दोनों का देखो विजन सेम है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए और अपने लोगों के लिए। पॉलिटिकल विल है कि हाँ रिश्तों को मजबूत करना है, इसी वजह से समय समय पर हाई प्रोफाइल विजिट्स होती रहती हैं। डिफेंस में, इकोनॉमी में, दूसरे डोमेन्स में, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में भी दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं। इंडिया देखो एक बहुत बड़ी मैरीटाइम पावर है। आप देख लीजिए इंडिया का कितना सारा एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है, यानी कोस्ट से टच होने वाला हमारा बॉर्डर कितना लंबा है, 7500 किलोमीटर। इंडिया का जो 90% ट्रेड है ना बाय वॉल्यूम्स यानी बाय क्वांटिटी, वो देखो सी से होता है, और 70% ट्रेड बाय वैल्यू मतलब मनी के हिसाब से, वो सी से होता है। इंडिया की डिपेंडेंसी जो है ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा है सी के ऊपर। इसी वजह से देखो जो दूसरी मैरीटाइम पावर्स है ना उनके साथ इंडिया को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि जैसे देखो मान लीजिए शिप से इंडिया का ट्रेड होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिप्स जाते हैं, रास्ते में ये मैरीटाइम दूसरे कंट्रीज भी आते हैं, उनके पास से ये कम्युनिकेशन की सी लेन्स गुजरती हैं जहाँ से शिप्स जाते हैं। तो सी लेन्स की सुरक्षा के लिए दूसरी मैरीटाइम पावर्स के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होना जरूरी हैं। वियतनाम पर देखो असल में इंडिया ने ध्यान देना स्टार्ट किया था 90s में। 90s में जब इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी ना, तो उस समय आसियान कंट्रीज के साथ रिश्ते इंप्रूव होने स्टार्ट हुए थे। आसियान में कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया के रिश्ते ज़्यादा अच्छे हैं, वियतनाम उनमें से एक है। जैसे देखो लाओस है, कंबोडिया है, ये वो देश है जिनका ना इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा है। सिंगापुर है आसियान का कंट्री, वियतनाम है, ये वो देश हैं जो जिनका इंक्लिनेशन आप कह सकते हो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, अगर कंपेयर करें इंडिया चाइना में से। इंडिया और वियतनाम दोनों की ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ में, और चाइना आपको पता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। 2020 में भी गलवान वैली में क्लैशेस देखने को मिले। वियतनाम के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट सामने आता रहता है समय समय पर। आप वियतनाम की लोकेशन देखिए,
लोकेशन वियतनाम की काफ़ी अच्छी है साउथ चाइना सी में। तो दोनों के बीच में रिश्तों को मजबूत होने का ना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है इंडिया का वियतनाम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिसके पीछे 4 की मोटिवेशंस हैं, यानी 4 की रीजंस हैं। सबसे पहला, एस्पायरेशन टू काउंटर एन असर्टिव चाइना। दोनों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो इंडिया को लगता है वियतनाम की मिलिट्री पावर को अगर मजबूत किया जाए तो वियतनाम ज़्यादा अच्छे ढंग से चाइना का सामना कर सकता है। दूसरा रीज़न, इंडिया से इंक्रीजिंग ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ है ना, ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जैसे देखो साउथ कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जैसे आसियान की कंट्रीज़ हैं ये सारे, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। तो दोनों के साथ ना इंडिया का ट्रेड अब मजबूत हो रहा है। सामान को लाने और ले जाने के लिए ना सी लेन्स का ओपन होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, इंडियन ओशन में आपको पता है इंडिया को खतरा है चाइना से, चाइना की सबमरीन से। तो मान लीजिए ये वियतनाम है, वियतनाम के पोर्ट पर इंडिया की प्रेजेंस रहती है। तो चाइना की मान लीजिए सबमरीन यहाँ से निकली, तो इंडिया की यहाँ पे प्रेजेंस है पोर्ट पर, यहीं से इंडिया जो है मॉनिटर कर सकता है चाइना की सबमरीन्स को, और बाद में वही सबमरीन अगर इंडियन ओशन जाती है तो ज़्यादा अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है, ज़्यादा अच्छे से चाइना की सबमरीन्स या फिर शिप्स जो भी हैं उनको काउंटर किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रैक पोटेंशियल डेवलपमेंट्स इन मैरीटाइम डोमेन, ताकि इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित कर सके। चौथा पॉइंट देखो सिंपल है, इंडियन ओशन में तो ट्रेडिशनली इंडिया का ही इन्फ्लुएंस रहा है ज़्यादा, लेकिन अब दूसरे ओशंस में भी इंडिया की थोड़ी बहुत प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे यूएसए देखो एक बड़ी पावर है, यूएसए का नाम ऑलमोस्ट हर सी में, हर ओशन में यूएसए की प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं यूएसए का बेस मिलेगा ही मिलेगा, वर्ल्ड में न जाने कितनी जगह पर यूएसए का बेस है। इन चीज़ों की वजह से तो यूएसए सुपर पावर बनता है। तो इंडिया को भी बड़ी पावर अगर बनना है ना, तो अपने आसपास तो ठीक है, लेकिन थोड़ी दूर भी फॉरवर्ड एरियाज में भी इंडिया की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए भी वियतनाम जरूरी है। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्यों इंडिया और वियतनाम के बीच में मैरीटाइम एंगेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी बात हमने पहले भी की थी, दोनों देश चाहते हैं मैरीटाइम डोमेन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो भी डिस्प्यूट्स हैं मैरीटाइम उनका रेजोल्यूशन पीसफुल तरीके से हो, इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट हो। कुल मिला के चाइना इनका वायलेशन करता है, लेकिन दोनों देश चाहते हैं कि इन पॉइंट्स को फॉलो किया जाए मैरीटाइम डोमेन में। दोनों देशों के बीच में देखो 2007 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, जिसे 2016 में अपग्रेड कर दिया गया। और अब तो देखो इंडिया वियतनाम के बीच में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन जो है काफ़ी मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में। 2022 जून में जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कोऑपरेशन और एक एमओयू साइन हुआ था ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट में पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई पोर्ट है चेन्नई का, अब वियतनाम का कोई जहाज है ना, वो यहाँ पे आता है तो वो इंडिया की पोर्ट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए इंडिया का कोई शिप साउथ चाइना सी में है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट अगर साइन है ना, तो इंडिया का शिप वियतनाम के पोर्ट पे जा सकता है और सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा देखो इंडिया चाहता है कि अब वियतनाम एक बड़ी मिलिट्री पावर बने, कम से कम चाइना का सामना करने के लिए। इसलिए ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है इंडिया के द्वारा वियतनाम की फोर्सेस को। वियतनाम नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वाटर कॉम्बैट ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वियतनाम के सेलर्स को आईएनएस सतवाहन में विशाखापट्टनम में। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने 12 हाई स्पीड बोट्स वियतनाम को हाल ही में गिफ्ट के तौर पर दी। ये जो हाई स्पीड बोट्स हैं ये खुर्की क्लास की कॉर्वेट हैं। वियतनाम अभी सोच रहा है कि इंडिया से कुछ और ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज किए जाएं, जैसे ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। वैसे देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी के डोमेन में तो काफ़ी कोऑपरेशन होता है दोनों देशों के बीच में। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, नेवल एक्सरसाइज, शिप विजिट्स, कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन,
ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, काफ़ी सारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है इंडिया और वियतनाम, बिम्स्टेक में है दोनों, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में है, ADMM प्लस यानी कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में है। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी ना आसियान के साथ, इंडिया और आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जून 2022 में, उसमें एक प्रपोजल ये आया था आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ नवंबर 2022 में इंडिया और आसियान के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में आपस में मुलाकात होनी चाहिए। दोनों देश देखो कोलैबोरेशन की सोच रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में जो 7 पिलर्स हैं ना, उसके इर्द गिर्द कौन से 7 पिलर्स हैं, ये देखो ये 7 पिलर्स हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, सबसे लास्ट में ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। अंत में देखो ये कहा जाता है ये जो IPOI इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ना, इसमें कोलैबोरेशन का बहुत स्कोप है दोनों देशों के बीच में। दोनों देश मिलके इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की स्कूल हेल्थ सर्विसेज में रिफॉर्म्स से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2 साल तक ना स्कूल प्रभावित हुए, अब बच्चे रेगुलरली स्कूल में वापस जाने लगे हैं। पिछले 2 साल में चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, लर्निंग आउटकम प्रभावित हुई, तो कैसे उसे एड्रेस किया जाए, इस पर तो काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन स्कूल चिल्ड्रन की हेल्थ नीड्स से संबंधित आर्टिकल नहीं पब्लिश हुए हैं। बच्चों की ना अलग से अपनी हेल्थ नीड्स होती हैं जिन पर हमारे देश में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। देखो सबसे पहले तो ना 2 चीज़ों को लेके बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। मेडिकल केयर नीड्स अलग होती हैं, जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाए उसे मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है, जबकि बच्चों की हेल्थ नीड्स अलग होती हैं। जैसे देखो डाइटरी हैबिट्स, बच्चे क्या डाइट कंज्यूम करते हैं, स्लीप रेगुलर है या फिर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, मेंटल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, आई प्रॉब्लम, सेक्सुअल बिहेवियर, यूज ऑफ टोबैको या फिर दूसरे सब्सटेंस का एडिक्शन, ये सब चीज़ें जो है ना वो बच्चों के हेल्थ डोमेन में आती हैं। इनको एड्रेस करने के लिए अलग से स्टेप्स की आवश्यकता है। ये मेडिकल केयर नीड्स नहीं है, ये हेल्थ केयर नीड्स हैं। एक चीज़ आपको पता है, देखो जो आदतें बच्चे अपना लेते हैं ना बचपन में या फिर जब वो एडोलसेंट होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, वो बहुत सारी आदतें आगे भी कंटिन्यू रहती हैं। जैसे किसी बच्चे को शुरू में स्कूल में ही स्मोकिंग की आदत पड़ गई तो फिर देखो छूटती नहीं है वो आदत, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे देश में ना बच्चों की हेल्थ नीड्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज़ादी से पहले 1909 में सबसे पहले स्कूल हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता को डॉक्यूमेंट किया गया था। उस समय बड़ौदा प्रेसिडेंसी में स्कूल चिल्ड्रन का मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। बाद में जोसेफ बोर कमेटी ने 1946 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारे देश में जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है ना काफ़ी अंडर डेवलप्ड हैं और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं। उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1953 में गवर्नमेंट की एक सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने यह रिकमेंड किया स्कूल हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम को डील करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद देखो मिड डे मील जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुए धीरे धीरे, मतलब स्टेट लेवल पे स्टार्ट हुए थे, बाद में सेंट्रल लेवल पे तो काफ़ी देर से आया, लेकिन हेल्थ नीड्स पर ध्यान नहीं दिया गया। न्यूट्रिशन पर तो ध्यान दिया गया बच्चों के, लेकिन हेल्थ नीड्स को फिर भी इग्नोर कर दिया गया। आप 2.5 साल की कोविड की महामारी देख लीजिए, शायद ही आपने कोई सीरियस इनिशिएटिव देखा होगा स्कूल हेल्थ से संबंधित, यानी स्कूल में बच्चों की हेल्थ से संबंधित। मार्च 2022 के पहले हफ्ते में दिल्ली गवर्नमेंट ने जरूर कहा था कि हम 20 स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करेंगे। बाद में इनकी जो संख्या है धीरे धीरे इंक्रीज की जाएगी। बेशक देखो ये छोटा इनिशिएटिव है, लेकिन 2 मैसेज हैं। सबसे पहली चीज़, महामारी के बाद दिल्ली सरकार जो है
वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। दूसरा, अगर देखो हमें अच्छे से स्कूल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना है स्कूल स्टूडेंट्स को, तो मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस को हमें समझना होगा। जैसे देखो, टीचर एक स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर हैं, इवन कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी एक स्टेक होल्डर हैं। कैसे? जैसे बहुत सारे स्कूल्स में ये जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक है ना, ये चल रहे हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स के सीएसआर के पैसों से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्हें पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो डोनेट करना होता है ना, तो उसके पैसे पर ये क्लिनिक्स चल रहे हैं। तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की आवश्यकता है। अब देखो, एक दिक्कत पता है क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हो, उन देशों में ना स्कूल हेल्थ नीड्स के बारे में ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्कूल हेल्थ नीड्स में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। जबकि देखो, काफ़ी इंटरनेशनल लिटरेचर मौजूद है स्कूल हेल्थ सर्विसेज से संबंधित। कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने ना एक इंटर एजेंसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रेश, फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। इस मैकेनिज्म को फॉलो किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज के द्वारा स्कूल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इस फ्रेमवर्क में ना 4 कोर एरियाज हैं और 3 सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज हैं। कोर एरियाज कौन कौन से हैं? वाटर सैनिटेशन एंड द इन्वायरमेंट, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन और स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। इसके बाद सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? इफेक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, दूसरा कम्युनिटी पार्टनरशिप और तीसरा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये ऊपर वाले कोर एरियाज हैं। कुछ और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे देखो यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, ये एडवाइस देते हैं जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको 4 मेन एरियाज पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले एक्यूट एंड इमरजेंसी केयर, दूसरा फैमिली एंगेजमेंट, तीसरा क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट और चौथा केयर कोऑर्डिनेशन। सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस राइटर इन पॉइंट्स के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा है स्कूल हेल्थ सर्विसेज से संबंधित, जिनकी हेल्प ली जा सकती है इंडिया के द्वारा और बाकी देशों के द्वारा। वैसे देखो, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए स्कूल में बच्चों में पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, अगर डिजीज का पता लग जाए जल्दी इलाज, इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, रेजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना हेल्थ के बारे में। अब लास्ट में राइटर ना काफ़ी सारे सजेशंस देते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। अब देखो, चूंकि महामारी के बाद स्कूल ओपन हो गए हैं सारे, हर एक स्टेट को ना स्कूलों में हेल्थ सर्विसेज के स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, डिटेल टाइमलाइन के साथ में कि हम 1 साल के अंदर इतना कर देंगे, और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी एलोकेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, ऑलरेडी जो स्कूल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसी को अच्छे से बिल्ड किया जाए और हर प्रकार की ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाए। जैसे देखो, एक होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कोई बीमार हो जाए तो उसके बाद इलाज। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, मतलब डिजीज को होने से रोक देना, जैसे वैक्सीन लगती है। तो हर प्रकार के ट्रीटमेंट पर फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पर। आमतौर पे स्कूलों में ना इमरजेंसी केयर की तो सुविधा होती है, जैसे फर्स्ट एड वगैरह, लेकिन प्रिवेंटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, प्रिवेंटिव केयर पर। फॉर एग्जांपल, लाइफस्टाइल लेसन्स दिए जाने चाहिए कि बच्चों को कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित लेसन्स होने चाहिए। आमतौर पर टीचर क्या करता है, बहुत बार तो वो चैप्टर स्किप करवा देता है जब सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित जानकारी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स है ना, अब उनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए ऑनलाइन कंसल्टेशन से। जैसे देखो, बच्चों की बहुत सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ नीड्स होती हैं, इसके लिए किसी के साथ टाई अप किया जा सकता है कि ऑनलाइन बच्चे कंसल्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रेगुलर समय पर पेरेंट्स और टीचर के बीच में मीटिंग होनी चाहिए, ताकि टीचर और पेरेंट्स आपस में बच्चों की हेल्थ नीड्स को डिस्कस कर सकें। इसके लिए देखो, पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है, और स्कूलों में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए टीचर्स की या फिर जो भी स्टाफ हैं उनकी, कि बच्चों की हेल्थ संबंधित नीड्स को उन्हें फुलफिल करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार देखो ये भी देखा जाता है, गवर्नमेंट स्कूल की हेल्थ सर्विसेज इनिशिएटिव्स में प्राइवेट स्कूल शामिल नहीं होते।
प्राइवेट स्कूल्स में कुछ हेल्थ सर्विसेज तो होती हैं, लेकिन वो क्यूरेटिव केयर से संबंधित होती है कि कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज इमरजेंसी के समय। लेकिन वही बात, जो अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट है ना, प्रमोटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल लेसन्स, वो सब प्राइवेट स्कूल्स में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत ना एक स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2020 के शुरुआत में, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक काफ़ी वीक है। तो इस इनिशिएटिव को रिव्यू करने की आवश्यकता है, ज़्यादा फंड्स एलोकेट करने की आवश्यकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी कम है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए ताकि ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव है, इसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, अदरवाइज ये एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चे जो हैं वो समाज का फ्यूचर हैं, लेकिन तभी जब वो एजुकेटेड हैं, तभी जब वो हेल्दी हैं। इसीलिए जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं या फिर पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने की दिशा में काम करें हर एक स्टेट में। इवन सिटीजन्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्कूल हेल्थ नीड्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट से संबंधित। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट में ना हाल ही में एक लिटिगेशन फाइल की गई, जिसमें लिटिगेशन में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान के आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है ना, उनकी इन्फोर्समेंट करवाए। मतलब आइडिया ये है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करे जिनको सरकार फॉलो करे, जैसे लोगों को जागरूक किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जर्नल अवेयरनेस फैलाई जाए कि सिटीजन्स की क्या ड्यूटी बनती है। देखो राइटर कहते हैं पिटीशन जो है ना एक मिसकंसेप्शन पर आधारित है। मिसकंसेप्शन ये कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल हैं, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन्फोर्सेबल होनी चाहिए। ये राइटर के अनुसार ये मिसकंसेप्शन है, दोनों एक सिक्के के पहलू नहीं है। राइटर के अनुसार देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो संविधान का कोर है। आइडिया ये था कि अब मुश्किल से आज़ादी मिली है भारत को, तो आज़ाद भारत में जनता के पास यानी सिटीजन्स के पास में कुछ बुनियादी अधिकार जरूर होने चाहिए जो नहीं दिए गए थे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है ना, ये तो काफ़ी बाद में आया, जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब ये कंसेप्ट आया। शुरुआत में जब संविधान बना था तब थोड़ी ना ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट था। इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना एक प्रकार से सरकार को गाइडलाइंस हैं, ना कि जनता को। सरकार को गाइडलाइंस ये हैं कि सरकार इनसे संबंधित कानून बना सकती है। मतलब जैसे देखो हेरिटेज की सुरक्षा की बात है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो सरकार अगर हमारी जो पब्लिक हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है तो कोई कानून बना सकती है कि कोई अगर सिटीजन हेरिटेज को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है, 3 साल की हो सकती है। ऐसे प्रोविजंस हैं भी सही, समझ गए? मतलब राइटर का ये है कहने का कि देखो ये बोलना कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज एक सिक्के के दो पहलू हैं, राइट्स तभी मिलेंगे जब आप ड्यूटीज को फॉलो करोगे, ये गलत है। अगर ड्यूटीज को सरकार को फॉलो करवाना है तो सरकार उसके लिए कानून बना सकती है। यूं आप बेशक कह सकते हो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो एक प्रकार से सरकार को गाइडलाइंस हैं कैसे स्टेट को चलाना है, कैसे देश को चलाना है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों एक सिक्के के पहलू बेशक हो सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी सरकार को गाइडलाइंस है और डीपीएसपी भी सरकार को गाइडलाइंस है किस प्रकार के कानून आपको बनाने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट देखो किसी भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। यूएस में, जापान में, इन देशों में फंडामेंटल ड्यूटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये ज्यादातर जो फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट होते हैं ना वो ऑथोरिटेरियन रेजिम में होते हैं, जहां पे तानाशाह रूलर होता है, निरंकुश शासन जहां पे होता है, वहां पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ज्यादा होता है। और कई सारी फंडामेंटल ड्यूटीज तो बिल्कुल ही वेग हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो करना। इसे अगर आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो फिर जितने भी लोग धर्म को मानते हैं ना, कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे? धर्म को है ही पूरा का पूरा विश्वास पे बेस्ड है। कोई भी धर्म हो, लोग भगवान को मानते हैं,
सब कुछ विश्वास पर बेस्ड है कि हाँ यहाँ पर भगवान बसते हैं या फिर इस प्रकार से भगवान को याद करें तो हमें फायदा होगा, तो कैसे आप साइंटिफिक टेम्पर को इंप्लीमेंट करोगे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट्स के द्वारा, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से प्रमोट की जा सकती हैं, जैसे सूर्य नारायण एंड बिजोई इमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज को कभी भी नहीं सोचा गया था कि ये अपने आप में सेल्फ एग्जीक्यूटिंग होंगे। ये जरूर सोचा गया था कि ये गाइड का काम करेंगी स्टेट के लिए, स्टेट चाहे तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बना सकती है। लास्ट में राइटर कंक्लूड करते हुए कहते हैं, देखो जैसे डीपीएसपी सरकार के लिए गोल है ना, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक प्रकार से गोल है सिटीजन्स को बेहतर बनाने के लिए, और इसके लिए स्टेट चाहे तो कानून बना सकती है, लेकिन मकसद यही था फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का, अल्टीमेटली सिटीजन्स की लाइफ्स को इंप्रूव करना है। अगर कोई अटेम्प्ट किया जाएगा इसको इन्फोर्सेबल बनाने का, तो डेफिनेटली इसके काफ़ी नेगेटिव रिपरकशंस सामने आ सकते हैं, और इसको आप ना फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर मत कीजिए। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज एक सिक्के के पहलू नहीं हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।